Hello students, welcome to online classes. श्रीमती भगवती देवी स्कूल एंड कॉलेज इंस्टीट्यूशन बहरोड अलवर राजस्थान। आज जो हम पढ़ रहे हैं वो बीएससी सेकेंड ईयर केमिस्ट्री यूनिट फर्स्ट डी ब्लॉक एलिमेंट्स अपना चल रहा था और उसमें आज जो हम पढ़ेंगे वो संक्रमण तत्व आयनों के रंग एवं स्पेक्ट्रमी व्यवहार पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? संक्रमण तत्व आयनों के रंग एवं स्पेक्ट्रमी व्यवहार, यानी इस टॉपिक में हम ये पढ़ेंगे संक्रमण जो तत्व होते हैं उनके रंग कैसे होते हैं और उसका स्पेक्ट्रम में व्यवहार कैसा होता है। अभी तक इस यूनिट में हमने डी ब्लॉक एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ऑक्सीकरण अवस्था, उनके परमाणु त्रिज्या, चुंबकीय गुण पढ़ चुके हैं। अब जो पढ़ रहे हैं नेक्स्ट जो गुण है वो क्या पढ़ रहे हैं? संक्रमण तत्व आयनों के रंग एवं स्पेक्ट्रमी व्यवहार। तो सबसे पहले हम रंग की बात करते हैं कि कोई भी पदार्थ जो हमें दिखता है रंगीन, वो क्यों दिखता है, तो उसका रीजंस क्या है वो देखते हैं। एक बात ये कि कोई भी जो पदार्थ होता है वो जो रंगीन दिखता है वो दृश्य क्षेत्र में दिखता है। किस क्षेत्र में दिखता है? दृश्य क्षेत्र में। जो दृश्य क्षेत्र होता है विबजोर, आपने पढ़ा होगा कि दृश्य क्षेत्र जो होता है वो विबजोर होता है। विबजोर ये दृश्य क्षेत्र होता है। और जब हम इधर से इधर जाते हैं तो लैम्डा यानी तरंग दैर्घ्य का मान बढ़ता है और एनर्जी का मान घटता है। ठीक है। अब कि कोई पदार्थ रंगीन क्यों दिखाई देता है? मान लो कोई ये पदार्थ है, ये क्या है? कोई पदार्थ क्या करता है? इस दृश्य क्षेत्र से किसी भी रंग की तरंग दैर्घ्य का अवशोषण करेगा। जब ये प्रकाश कोई भी हो सकता है, विबजोर में से कोई भी एक रंग की तरंग दैर्घ्य का अवशोषण करेगा। जब ये पदार्थ अवशोषण करेगा तो इसमें एनर्जी आ जाएगी, तो ये उस प्रकाश का क्या करेगा? उत्सर्जन करेगा। और जिस प्रकाश की तरंग दैर्घ्य का ये उत्सर्जन करेगा, पदार्थ उसी रंग का हमें दिखाई देगा, यानी पदार्थ जो है वो कैसा दिखाई देगा? रंगीन। ठीक है। कोई भी पदार्थ यदि ये सारी की सारी रंग की तरंग दैर्घ्य का उत्सर्जन करता है, यानी ये जो पदार्थ है, एक मिनट, ये पदार्थ जो है अगर ये दृश्य प्रकाश की सभी रंग की तरंग दैर्घ्य का अवशोषण करता है तो ये पदार्थ ब्लैक दिखाई देता है। और यदि ये पदार्थ सभी रंग की तरंग दैर्घ्य का उत्सर्जन करता है तो कैसा दिखाई देगा? व्हाइट, सफेद। क्लियर? तो हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स में उनके तत्वों के रंग पढ़ रहे हैं। अच्छा, जो प्रकाश पदार्थ अवशोषित करता है और उत्सर्जित करता है वो उसका क्या होता है? पूरक रंग। पूरक रंग क्या है? उत्सर्जित प्रकाश ही पूरक रंग होता है। यानी कोई पदार्थ जिस रंग की तरंग दैर्घ्य का अवशोषण करता है, सपोज करो ब्लू कलर का इसने अवशोषण किया, कैसा अवशोषण किया, तो प्रकाश जो उत्सर्जित कर रहा, मान लो सपोज करो किसका कर दिया उसने? येलो का कर दिया। तो ये जो इसका रंग है नीले का, कौन सा रंग? येलो, पूरक रंग होगा। और पदार्थ हमें किसका दिखाई देगा? पूरक रंग का। किस रंग का पूरक रंग क्या होता है वो कैसे निकालते हैं? अपने पास ये है, ये विबजोर, आई हटा दो एक बार, विब GYOR। तो देखो वॉयलेट के सामने येलो है तो इसका पूरक रंग ये, ब्लू के सामने ऑरेंज है तो इसका पूरक रंग ये, ग्रीन के सामने ये है तो इसका पूरक रंग ये। अगर हम इसका उल्टा करें, रेड का पूरक रंग क्या होगा? ग्रीन, ऑरेंज का ब्लू, येलो का वॉयलेट। तो ये इसके क्या हो गए? पूरक रंग हो गए। अब हम जो बात करेंगे वो ये करेंगे कि संक्रमण जो धातु आयन है उनमें रंग होने के कारण क्या है।
यानी अब जो हम बात कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं संक्रमण धातु आयन में रंग होने के कारण। संक्रमण धातु आयन में रंग होने के दो प्रमुख कारण है। एक तो हम पढ़ेंगे डीडी संक्रमण, ये इंपॉर्टेंट भी है और आता भी है। यानी संक्रमण धातु आयन जो होते हैं वो रंगीन दिखाई देते हैं, इसके दो कारण है। तो डीडी संक्रमण, एक होता है सीटीएस चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा, यानी इसको हिंदी में बोलते हैं आवेश स्थानांतरण स्पेक्ट्रा, ये होता है। यानी किसी भी संक्रमण जो धातु है उसमें रंग होने के प्रमुख दो कारण है, एक तो डीडी संक्रमण और एक क्या है, आवेश स्थानांतरण स्पेक्ट्रा। सबसे पहले हम डीडी संक्रमण की बात करते हैं। तो डीडी संक्रमण में क्या होता है कि कोई भी जो संक्रमण धातु आयन होता है उसके जो डी कक्षक होते हैं, पहले जो डी कक्षक होते हैं उनकी ऊर्जा लगभग क्या होती है, समान होती है, और उनको बोलते हैं समभ्रंश डी कक्षक। जैसे इस डी कक्षक के संपर्क में कोई लिगेंड आएगा तो उन डी कक्षकों का विपाटन हो जाता है। तो कुछ जो डी कक्षक होते हैं वो तो कुछ तो कम ऊर्जा वाले हो जाते हैं, कुछ ज्यादा वाले हो जाते हैं। कम ऊर्जा वाले होते हैं और ज्यादा वाले, तो उनके बीच में ऊर्जा अंतराल आ जाता है और इसको हम बोलते हैं डी कक्षकों का विपाटन। जैसे अगर हम बात पढ़ के आए 12th में सीएफटी पढ़ा होगा आपने, तो अष्टफलकीय, हम सबसे पहले हम जो पढ़ रहे हैं वो डीडी संक्रमण पढ़ रहे हैं। आपने पढ़ा होगा अष्टफलकीय संकुलों में, अष्टफलकीय संकुलों में डी कक्षकों का विपाटन कैसे पढ़ा कि ये अपने पास कोई डी कक्षक है, 1 2 3 4 5 डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी जेड स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर। पहले ये इनकी क्या हो गई औसत ऊर्जा, ये इधर, ये इधर, ये इनकी एनर्जी हो जाएगी और ये इनकी। डी कक्ष को अष्टफलकीय संकुलों में डी कक्ष का विपाटन जब होता है तो नीचे जो कम ऊर्जा वाले होते हैं वो तो टूटी जी, और ये क्या चल रही है, ऊर्जा, और इनको पहले बोलते हैं समभ्रंश डी कक्षक। यानी देखो अभी ये जो डी कक्षक है इन सभी की ऊर्जा क्या है, समान। जैसे लिगेंड इनके संपर्क में आएगा इस डी कक्ष का विपाटन होगा, एक तो T2G में और एक EG में। जो T2G होता है उसकी एनर्जी कम होती है, जो EG होता है उसकी एनर्जी ज्यादा होती है। यहां से यहां तक जो एनर्जी होती है वो -0.4 डेल O होती है, यहां से यहां तक जो एनर्जी होती है वो +0.6 डेल O, और टोटल जो एनर्जी होती है वो 10 DQ के बराबर होती है। तो ये तो किसमें है, अष्टफलकीय संकुलों में डी कक्षकों का विपाटन। ऐसे हमने पढ़ा है चतुष्फलकीय संकुलों में डी कक्षकों का विपाटन कैसे होता है। तो अब जो हम पढ़ रहे हैं वो क्या है, चतुष्फलकीय संकुलों में डी कक्षकों का विपाटन। जब चतुष्फलकीय संकुलों में डी कक्ष का विपाटन पढ़ते हैं तो क्या होता है, ये समभ्रंश डी कक्ष, इसका विपाटन होता है। नीचे तो ई वाले होते हैं और ऊपर जो होते हैं वो टी वाले होते हैं। इनकी औसत ऊर्जा जब यहाँ -0.4 थी तो यहाँ क्या आ जाएगी, -0.6 डेल टी, और ये किसमें चला जाएगा +0.4 डेल। ये T2, ये चतुष्फलकीय संकुलों में डी कक्ष का विपाटन होता है, और ये किसमें होता है, अष्टफलकीय संकुलों में डी कक्षकों का विपाटन। अच्छा एक बात और ध्यान रखना, ये जो डी कक्ष का विपाटन होता है कितना ज्यादा होगा ये लिगेंड की सामर्थ्यता पे डिपेंड करता है। आपने स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी पढ़ी है, वहां पर लिगेंड को उनकी बढ़ती हुई सामर्थ्यता में अरेंज किया गया है, जिसको हम बोल रहे हैं स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी। अगर आपका लिगेंड प्रबल है तो इस डी कक्ष का विपाटन ज्यादा हो जाएगा, अगर लिगेंड दुर्बल है तो इन डी कक्षकों का विपाटन क्या होगा, कम।
दूसरी बात, जो ये अष्टफलकीय संकुल और चतुष्फलकीय संकुल जो है, इनमें जो विपाटन है वो इनका अंतर क्या आता है, डेल ओ इज इक्वल सॉरी डेल टी इज इक्वल टू 4/9 डेल ओ, ये इनमें रिलेशनशिप होता है डेल्टा टी और डेल्टा ओ में संबंध। अब ध्यान देना क्या होता है, मान लो कोई भी एक एग्जांपल लेते हैं, टाइटेनियम H2O6 +3, ये जो कॉम्प्लेक्स है ये बैंगनी रंग का दिखाई देता है। कैसा रंग का दिखाई देता है, बैंगनी रंग का। अब हम इसकी व्याख्या करेंगे कि बैंगनी रंग का क्यों दिखाई देता है। तो ध्यान देना, जो टाइटेनियम H2O6 +3 है, इसमें टाइटेनियम जो है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन D1 और 4s 3D1 4s0 होगा। तो इसके D में ये भाई टाइटेनियम जो है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, और जो 6H2 है वो इसके साथ टाइटेनियम के साथ उप सहसंयोजक बंध बनाकर कैसी स्ट्रक्चर्स बनाएगा, अष्टफलकीय संकुल बनाएगा। तो इसके D में कितने इलेक्ट्रॉन, 1, तो यहाँ पे मैंने 1 इलेक्ट्रॉन बना, और यहाँ पे भी मैंने क्या कर दिया, 1 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिया। जब हमने 1 इलेक्ट्रॉन फिल किया तो देखो क्या होता है, अभी तक ये जो कंडीशन है ये प्रकाश की अनुपस्थिति में है। प्रकाश की अनुपस्थिति में, प्रकाश की अनुपस्थिति में क्या है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये कहाँ रहेगा, नीचे वाले ऊर्जा स्तर पर। लेकिन जैसे ही आप इसको प्रकाश दोगे तो ये इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से कहां चला जाएगा, उच्च ऊर्जा स्तर में, यानी इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा। ये जो मैंने कंडीशन बनाई ये किसकी उपस्थिति में कर दी, प्रकाश की उपस्थिति में। प्रकाश की उपस्थिति में क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये निम्न ऊर्जा स्तर से कहां चला जाता है, उच्च ऊर्जा स्तर में। और जैसे ही ये T2G हो गया, और जैसे ही वापस नीचे अपनी निम्नतम अवस्था में आएगा तो कुछ ना कुछ प्रकाश की तरंग दैर्घ्य क्या करेगा, उत्सर्जन करेगा। और जिस तरंग दैर्घ्य का ये उत्सर्जन करेगा ये कंपाउंड हमें उसी रंग का दिखाई देता है। तो जब ये यहां से यहां जाता है तो ये हरे रंग की प्रकाश का अवशोषण करता है, यानी वो लगभग कितने नैनोमीटर की होती है, 500 नैनोमीटर हरे रंग की। हरे रंग का ये प्रकाश का अवशोषण करता है। अभी आपने विव जो पढ़ा था, विव यानी ग्रीन कलर का, ये क्या करता है, 500 नैनोमीटर का है। 500 नैनोमीटर तरंग दैर्घ्य का क्या करता है, ये अवशोषण। जब ये अवशोषण करता है तो ये यहां चला गया इलेक्ट्रॉन, जब ये वापस लौटेगा तो वॉयलेट रंग की तरंग दैर्घ्य का उत्सर्जन करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपके पास ग्रीन कलर था इसका पूरक रंग क्या है, बैंगनी। इसीलिए ये जो कंपाउंड है ये हमें बैंगनी रंग का दिखाई देता है। तो ये तो अपना क्या है, डीडी संक्रमण। तो अब डीडी संक्रमण से हमने क्या देखा कि इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से कहां चला जाता है, प्रकाश की उपस्थिति में उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाएगा। और जब वो वापस निम्नतम अवस्था में आएगा तो कुछ ना कुछ प्रकाश की तरंग दैर्घ्य का उत्सर्जन करेगा और वो पदार्थ हमें उसी रंग का दिखाई देगा। अब जो हम बात कर रहे हैं, तो यानी इससे हमने क्या समझा, तो देखो क्या बात करते हैं अभी कि हमने ये देखा कि डीडी संक्रमण जो होता है, उस डीडी संक्रमण में कोई भी संक्रमण धातु आयन है, अगर उसके डी कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, क्या है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो उसमें डीडी संक्रमण की संभावना होगी। और डीडी संक्रमण होगा तो उसका कुछ ना कुछ क्या होगा, रंग। इसका मतलब वो पदार्थ हमें कैसा दिखाई देगा, रंगीन। यदि किसी संक्रमण धातु का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D0 और D10 आ जाए तो इसका मतलब उसमें कोई डीडी संक्रमण नहीं होगा और वो हमें कैसा दिखाई देगा, रंगहीन। इट मीन्स ये हुआ, अगर मैं इसको D0 कर देता हूं तो यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन होगा ही नहीं, और वो कोई इलेक्ट्रॉन होगा ही नहीं तो प्रकाश की उपस्थिति में निम्न ऊर्जा स्तर से कहां नहीं जाएगा, उच्च ऊर्जा स्तर में, तो वहां डीडी संक्रमण की पॉसिबिलिटी नहीं होगी। दूसरी बात क्या कह रहा है कि D10 अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है
तब भी वो कैसा दिखाई देगा, रंगहीन दिखाई देगा। क्यों होगा, क्योंकि सारे के सारे ऑर्बिटल्स फिल्ड हो जाएगा, और फिल्ड ऑर्बिटल जब हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां कैसे जाएगा, सारे इलेक्ट्रॉन फिल्ड हो गए। और युग्मित जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको निकालने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है, तो इलेक्ट्रॉन जाएगा ही नहीं जाएगा तो डी संक्रमण नहीं होगा, डी संक्रमण नहीं होगा तो कैसा दिखाई देगा, रंगहीन दिखाई देगा। तो आई होप आपको डी संक्रमण समझ में आएगा। आपसे क्वेश्चन बोलन सिटी क्या पूछती है कि संक्रमण धातु आयन ए रंग जो होते हैं उसके ऊपर व्याख्या कीजिए, या आपसे पूछ देगा संक्रमण धातु आयनों के रंग एवं स्पेक्ट्रम में व्यवहार पर टिप्पणी लिखे, तो आपको ये सारी चीज लिख के आनी है। आपसे पूछा जाए कि संक्रमण धातु आयन में रंग होने के कारण क्या है, तो दो कारण बताओगे, एक तो डी संक्रमण और एक क्या बताओगे, सीटीएस, चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रम। तो डी संक्रमण तो अपन ने पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा की। आवेश स्थानांतरण स्पेक्ट्रम। इस आवेश स्थानांतरण स्पेक्ट्रम में क्या होता है कि संक्रमण तत्व जो धातु संकुल होते हैं उसमें मेटल होता है और लिगेंड होता है। तो आवेश स्थानांतरण स्पेक्ट्रम में केंद्रीय धातु परमाणु और लिगेंड के आणविक कक्षकों के मध्य इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है, और किसकी उपस्थिति में होता है, वही दृश्य प्रकाश की उपस्थिति में होगा, दृश्य प्रकाश की उपस्थिति में, जिससे पदार्थ हमें कैसा दिखाई देगा, रंगीन। अब ये आवेश स्थानांतरण जो स्पेक्ट्रा है ये कहता है यदि किसी मेटल पर चार्ज बढ़ रहा है, मतलब मैंने एक मेटल पर +4 ले लिया, +5 ले लिया, +6 ले लिया, एक +7, तो जैसे जैसे मेटल पे चार्ज बढ़ता है वहां लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा बढ़ता है। यानी आवेश स्थानांतरण स्पेक्ट्रा भी दो टाइप्स का होता है, एक तो होता है MLCT और एक होता है LMCT। MLCT का मतलब होता है मेटल टू लिगेंड, यानी धातु लिगेंड को इलेक्ट्रॉन देगा। LMCT का मतलब होता है लिगेंड मेटल को इलेक्ट्रॉन देगा। तो इसमें क्या हुआ कि जो लिगेंड है वो अपने इलेक्ट्रॉन किसको दे रहा है, मेटल को देगा, मेटल देगा। तो अगर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती है मेटल की, चाहे उसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन D0 हो, यानी अगर इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन क्या हो, D0, फिर भी +4 वाला तो कैसा होगा, रंगहीन होगा। लेकिन ये सारे कैसे दिखाई देंगे, रंगीन, ये भी कैसा होगा, रंगीन। जबकि डी संक्रमण में क्या क्या है कि अगर किसी का इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन D0 आता है तो सब कैसे होने चाहिए, रंगहीन। लेकिन ऐसा नहीं होता है। आवेश स्थानांतरण स्पेक्ट्रा के कारण उन आणविक कक्षकों के मध्य इलेक्ट्रॉनों का संक्रमण होता है, जिससे पदार्थ रंगीन दिखाई देता है, क्योंकि आवेश स्थानांतरण स्पेक्ट्रा की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। अब आवेश स्थानांतरण स्पेक्ट्रा की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है क्योंकि, जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, KMnO4 आपने पढ़ा होगा, KMnO4, इस KMnO4 में मैग्नीज जो है उसका ऑक्सीकरण अंक जो है वो +7 है। कैसे निकालते हैं, X मान लो इसको, सॉरी पोटेशियम का तो +1 होता है, प्लस इसका X मान लो -4 दूनी 8 = 0, X की वैल्यू कितनी आ गई, +7। तो मैग्नीज का ऑक्सीकरण अंक जो है इसमें +7 है। अब +7 ऑक्सीकरण अंक है तो मैग्नीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या हुआ, 3D04S0। ये इसका क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब क्या होता है कि मैग्नीज जो है उस मैग्नीज में D0 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, यानी D0 का मतलब मैंने इसमें D में ये भर दिए, 1 2 3 4 5, D0 हो गया। लेकिन ये तो मेटल के हो गए। अब लिगेंड की बात कर रहे हैं, क्या है लिगेंड, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन है तो इस ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन होंगे, ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन कहां शिफ्ट हो जाता है, यहां शिफ्ट हो जाता है। तो देखो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कैसे हुआ, लिगेंड टू मेटल। अब ये CTS की पॉसिबिलिटी बढ़ गई, इसी कारण जो KMnO4 है वो कैसा रंग का दिखाई देता है, गहरा बैंगनी रंग का दिखाई देता है। किस कारण, आवेश स्थानांतरण स्पेक्ट्रा के कारण। लेकिन इसको डी संक्रमण नहीं समझा सकता। क्लियर है। तो ये है आवेश स्थानांतरण स्पेक्ट्रा। इसमें हम एग्जांपल भी लेते हैं, जैसे वेनेडियम +4 दे दिया, क्रोमियम
स्कैंडियम, वैनेडियम, क्रोमियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज। मैग्नीज +7 में, क्रोमियम +6 में, +5 में, ये +4 में। इन सभी का इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन क्या है अभी? D0। तो इसका अगर हम कलर की बात करें तो टाइटेनियम जो +4 है वो कैसा दिखाई देता है? रंगीन दिखाई देता है। जबकि Mn+4 कैसा दिखाई देता है? गहरा बैंगनी दिखाई देता है। जबकि वैनेडियम +5 और क्रोमियम जो +6 है वो आपके वैनेडियम +5 तो नारंगी पीला दिखाई देता है और ये हमें नारंगी दिखाई देता है। तो ये इनकी कलर की बात हुई। लेकिन इन तीनों का जो कलर है वो किसके कारण आ रहा है? CTS के कारण। तो ये है चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। अब बात हम करते हैं, आपके पास सेकंड ईयर है, अब हम रंग को प्रभावित करने वाले कारक पढ़ते हैं। रंग को कौन कौन से ऐसे कारक है जो प्रभावित करते हैं? तो रंग को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होंगे? एक तो मेटल होगी, मेटल का साइज क्या होगा, मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, लिगेंड कैसे प्रकृति का है, दुर्बल प्रकृति का या प्रबल प्रकृति का, उन सब से क्या होगा, इनके रंग प्रभावित होंगे। तो ये टॉपिक आपका खत्म हुआ कि रंग का क्या है।